नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज है 26 जून और 26 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पूना पैक्ट 1932 किस किस के बीच हस्ताक्षर हुए थे। अगर हम बात करें पूना पैक्ट की तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौते को प्रस्तुत करता है। इस संधि ने गांधी जी द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त कर दिया, जो उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड के खिन वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचार के विरोध में रखा था। उसके टाइम पे ये याद रखना है कि जो लॉर्ड विलिंगटन थे के समय इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। किसके समय हुए थे? लॉर्ड विलिंगटन के समय इस पर हस्ताक्षर हुए थे। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है और यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसके बाद आता है सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें सत्रीय की तो वो हमारा आसाम से संबंधित है। इसको 2000 में क्या किया गया था? क्लासिकल डांस में रखा गया था संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। सत्रीय नृत्य आसाम का शास्त्रीय नृत्य है जो सत्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो आसाम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। सत्रीय को संगीत नाटक अकेडमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति आसाम के कृष्ण केंद्रित वैष्णवाद मठों में हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरादेव को दिया जाता। नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा महादेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा भारतनाट्यम। अगर हम बात करें भारतनाट्यम की, तमिलनाडु, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी मणिपुर और उड़ीसा उड़ीसी से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है। तो एक बार की गई है। कब की गई है? 42वें संविधान संशोधन के उसमें की गई थी 1976 में। उस टाइम पे PM कौन थी? इंदिरा गांधी। देखो, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में कई बदलाव किए। इस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक शब्दों के बीच जोड़ा गया था और राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया था। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। उसके बाद था जो बरहुत है वो डैश से संबंधित है, तो वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बरहुत शुंग काल मध्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बरहुल मूर्ति कला से संबंधित है। बरहुल स्तूप शुरू में अशोक द्वारा बनवाया गया था और बाद में शुंगों द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। कनिंगम ने भरतरूप स्तूप की खोज 1873 में की थी और यह मध्य प्रदेश के वर्तमान सतना जिले में स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था और स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा, यक्षों की कहानी, इस अवधि के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी का विवरण और ऐसे कई छोटे विवरण बताता है। उसके बाद अगला आ जाता है प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हैं। तो प्राचीन भारत में आपके 16 महाजनपद थे। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। इनकी राजधानी भी याद रख लीजिएगा, इनकी राजधानी भी पूछी जा सकती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान महाजनपद वैदिक भारत के प्रमुख साम्राज्य थे। प्राचीन बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय पाठ 16 महाजनपद की सूची देता है। उसके बाद पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी जयंती पटनायक। भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन वुमेन का गठन किया गया था। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। श्रीमती जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष थी। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। यह महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके बढ़ावा देने के लिए भारत का सर्वोच्च संगठन है। NCW में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। उसके बाद
अगला क्वेश्चन था कि जो राज तरंगिणी है उसके लेखक कौन थे, तो कलहन जो हैं वो राज तरंगिणी के लेखक थे। राज तरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक इतिहासकार कल्लन द्वारा लिखित है। राज तरंगिणी जो है वो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है और राज तरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। क्या अर्थ है? राजाओं की नदी है। राज तरंगिणी पुस्तक उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है और पुस्तक में 7826 छंद हैं जिन्हें तरगास तरंगों नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कल्लन ने 12वीं शताब्दी में राज तरंगिणी लिखी थी। सर ओरेलस्टीन द्वारा राज तरंगिणी का अनुवाद। राज तरंगिणी शब्द का अर्थ है राजाओं की नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पेशेवर बॉक्सर माइक टाइसन की आत्मकथा है, तो अनस्टूपिड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। टाइसन को सर्वकालिक महानतम हैवीवेट मुक्केबाजों में से एक माना जाता है। माइक टाइसन की आत्मकथा ये है ए बर्नकल्ड टेल ऑल में मायर फ्रेम माइक टाइसन द वन टाइम हैवीवेट चैंपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड ए लीजेंड बोथ इन एंड आउट ऑफ द रिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 84 में आता है। अनुच्छेद 84 के संसद में सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का मुद्दा, वो 84 में है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे पुष्टि की शपथ बनानी और सदस्यता लेनी चाहिए। अगर हम बात करें लोकसभा की तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो 30 साल उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर हम प्रेसिडेंट, गवर्नर या वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनकी 35 साल उम्र होनी चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा जो चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेंगे और उनका निर्णय अनुच्छेद 103 के अनुसार आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि मोयोको त्योहार, जो मोयोको फेस्टिवल है वो किस राज्य से मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है मोयोको। मोयोको फेस्टिवल जीरो घाटी के एक वार्षिक उत्सव है जिसे खास तौर पर 3 स्थानीय जनजातियां डिब्बोहिजा, हरिबुल्ला और अपाटानी द्वारा मनाया जाता है। यह 10 दिनों का उत्सव है। यह हर 20 से 30 मार्च तक, हर साल 20 से 30 मार्च तक चलाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि 2024 में जो ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस करेगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी शहर पेरिस फ्रांस है। आदर्श वाक्य मेड फॉर शेयरिंग है। 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त खेल के रूप में स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेकिंग की पुष्टि की गई है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए 2028 में ओलंपिक गेमों की मेज़बानी करेगा और 24 में पेरिस फ्रांस और 28 में कौन करेगा, वो करेगा लॉस एंजल्स अमेरिका।